नमस्कार छात्रों। आज मैं आपको अपठित गद्यांश नामक विषय पर विवरण देने वाला हूं। आपके सिलेबस में आपने देखा होगा अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश नामक दो विषय हैं। उनमें से मैंने इसके पहले तो अपठित पद्यांश तो कर दिया है। आज मैं वह अपठित गद्यांश नामक भाग को करने वाला हूं। यह भाग पढ़ाते समय आपको संदेह हो सकता है या कठिन दिखाई पड़ सकता है, परंतु बहुत आसान है। आपके सिलेबस में बहुत बहुत आसान है और इसमें आपको पूर्ण रूप का अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको कह दूंगा कि एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है। पैराग्राफ लेखन के नीचे 5 प्रश्न दिए जाते हैं। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक रहता है, 5 प्रश्न के लिए 5 अंक रहता है। चाहे तो मैं कन्नड़ में एक बार बता दूंगा। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ अपठित ಗದ್ಯಾಂಶ ಎಂಬ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಲೇಖನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಓದಿದ ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ನಿಮಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಯಾವುದು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಸಾಕು. ಒಂದಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 5 ಅಂಕಗಳಿರ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇರುವಂತ ಇದು ವಿಭಾಗ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 4 स्लाइड्स अನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. यह भाग पढ़ाने के लिए मैंने 4 भाग या स्लाइड्स को मैंने यही रखा है। आपको किताब में भी मिलता है, नहीं तो मैंने यहाँ आपको स्क्रीन में डाला है। वह भाग देखते जाइए। मैं पढ़ता जाऊंगा और विवरण देता जाऊंगा और बाद में उसके संबंधित प्रश्न भी मैं दे दूंगा। ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಕೆಲವು प्रश्न ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ जो उत्तर चाहिए वो उत्तर भी मैं अभी बताता जाऊंगा। परीक्षा में केवल 5 मिनट के अंदर 5 अंक मिलने वाला एक बहुत बहुत आसान प्रश्न है या विभाग है, वह आज पढ़ाने का। तो अपठित गद्यांश प्रथम वाक्य देख लीजिए। प्रथम वाक्य देख लीजिए, वही तो मैंने दे दी है। अपठित गद्यांश गद्य का वह अंश है जो पहले ना पढ़ा गया हो, वही दिया गया है। ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. अपठित गद्यांश गद्य का वह अंश है, भाग आಗಿದೆ, जो पहले ना पढ़ा गया हो। ऐसा एक भाग आपको दिया जाता है और आपको वह अच्छी तरह से भाग को पढ़ना चाहिए और पॉइंट्स को कर लेना चाहिए। मैं तो बता दूंगा, वही देख लीजिए। सही समय पर सही चुनाव न करने वाला, सही समय पर सही चुनाव न करने वाला व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बुरी तरह असफल होता है। सही समय पर सही चुनाव ना करने वाला, सही चुनाव करना चाहिए, नहीं किया तो उनको अंतिम फल क्या होता है, उनको असफल मिलता है। सफल हुआ तो नहीं बनता है। जीवन का सफल कलाकार वह है जो अपने हर काम में सावधानी पूर्वक चुनाव करता है। अर्थात जीवन कौन सफल बनता है, वह अपने हर काम में सावधानी पूर्वक, कन्नड़ में कहते हैं जागृतिಯಿಂದ, जागृतिಯಿಂದ सावधानी पूर्वक चुनाव करता है, वह अपने जीवन में सफल पाता है। चुनाव में सावधानी न बरतने वाला और बिना सोचे समझे चुनाव कर लेने वाला व्यक्ति लाख प्रयत्न करने पर भी अपने जीवन को सफल और
उचित मोड़ नहीं दे पाता है। ध्यान देना है ये ಶಬ್ದ पर। ಚುನಾವ್ ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಧಾನಿಯನ್ನ ಬರತ್ನೆ ವಾಲ ಅರ್ಥಾತ್ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ सावधानी न बरतने वाला और बिना सोचे समझे चुनाव कर लेने वाला व्यक्ति लाख प्रयत्न करने पर भी अपने जीवन को सफल और उचित मोड़ नहीं दे पाता है। ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುವು, ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವನ್ನು ಸಹ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। प्रयत्न पर भी या चुनाव कर लेने वाला व्यक्ति लाख प्रयत्न करने पर भी अपने जीवन को सफल और उचित मोड़ नहीं दे पाता है। जो व्यक्ति अपने खाने पीने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने और मित्रों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम का चुनाव करते समय सावधानी नहीं बरतता, उसकी दशा उसे पेटू जैसी हो जाती है। उनकी परिस्थिति क्या हो जाती है? सही ढंग से चुनाव नहीं किया तो कहां खाने पीने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने और मित्रों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम का चुनाव करने में सावधानी नहीं कर पाता या बरतता, उसकी दशा उस पेटू जैसी हो जाती है जो अनाप शनाप जो भी सामने आता है खाए जाता है और अपना स्वास्थ्य चौपट कर बैठता है। स्वास्थ्य अर्थात आरोग्य, अर्थात केवल शारीरिक आरोग्य नहीं, उनका जीवन का आरोग्य चौपट कर देता है, नाश कर देता है या बिगड़ कर देता है। तो सही चुनाव करना उन्हें अनिवार्य है। होना या चाहिए कि हम यह सोच समझकर तय करें। तय करना, निर्धार करना, अर्थात हमें सोच समझकर तय कर लेना चाहिए कि किस समय सोना है, किस समय उठने हैं, किस समय सोना है, किस समय उठने हैं, हमें क्या, कितना और कब खाना है तथा कब किस तरह के वस्त्र पहनने हैं। स्पष्ट है, यहां देख लिए, हमें कितना और कब खाना है का खाने का लिमिटेशन भी है और टाइम भी प्रमुख है, तथा कब किस तरह के वस्त्र पहनने हैं, हमें किन लोगों को मित्र बनाना है और किन से थोड़ी दूरी बनाए रखनी है। अर्थात कितने और किन से थोड़ी दूरी बनाए रखनी है, अर्थात हर एक को हमारे पास नहीं रखना है, कुछ एक लोगों को हमसे कुछ दूर भी रखना पड़ता है। इस तरह इस परिच्छेद में यह भाग दे दिया है। पढ़ते समय आपको मालूम होगा कि आपको विषय क्या है, आपका जीवन या आपका सफल जीवन कैसा होना चाहिए, इसीलिए या इसी विषय का आधारित एक छोटी सी कहानी या एक परिच्छेद अर्थात पैराग्राफ दिया गया है। देखेंगे हम वही उसका प्रश्न और उत्तर देखेंगे। प्रथम प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए या चुनिए। प्रथम प्रश्न है, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक।
चार उत्तर दिया है, इन चारों में कौन सा ठीक बैठता है, कुछ चिंतन करना चाहिए। मैंने अभी आपको बता दिए है पैराग्राफ, वह पैराग्राफ को देखते समय आपको कौन सा योग्य लगता है। देखिए, का विभाग सफलता का रहस्य, सफलता का रहस्य, दूसरा है सावधान, तीसरा है सफलता का चुनाव, और चौथा है घ विभाग अभ्यास। कौन सा आपको योग्य लगता है? 1 मिनट आपको अवकाश दिया जाता है, आप ही विचार कर लीजिए और अपने किताब में लिखिए। मैं कह देता हूं तो आपका जो विचार ठीक है या गलत है, आप ही परीक्षा कर लीजिए। मेरे सामने आप नहीं है ना, परंतु अपनी परीक्षा आप ही कर सकते हैं। आपकी सोच वह ठीक है या गलत है, यह आपको कर सकते हैं। देख लीजिए, मुझे ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद इन चारों में से नजदीक का उत्तर आया तो भी क विभाग सफलता का रहस्य वह योग्य लगता है। कौन सा योग्य लगता है? फर्स्ट वन, का विभाग। परीक्षा में आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिख कर समझ लीजिए, ये ही पैराग्राफ परीक्षा में आया है। तो परीक्षा में आपको मेन क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद ये सब क्वेश्चन जो 1 है, इसके लिए उत्तर का सफलता का रहस्य, सफलता का रहस्य, एक ही शब्द लिखने से 1 अंक मिला है, 1 अंक मिला है। शायद आपको समझ में आया है। गद्यांश लेखन, अपठित गद्यांश में प्रश्न कैसे आते हैं और उत्तर कैसे ढूंढना चाहिए, बहुत सुलभ है। अभी दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न यह है, कैसे लोगों को सफलता प्राप्त नहीं होती है? कैसे लोगों को सफलता नहीं होती है? 4 उत्तर दिया है। बेचैन, नासमझा, खाने पीने वाले और सावधान। बेचैन ठीक बैठता है, नासमझा, खाने पीने वाले या सावधान। यहाँ आपको उत्तर मिलना चाहिए, तो स्पष्ट वाक्य आप देख सकते हैं। देख लीजिए, सही समय पर सही चुनाव ना करने वाला व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बुरी तरह असफल होता है। वाक्य है, उसी वाक्य में उत्तर है। तो कैसे लोगों को सफलता प्राप्त नहीं होती है? बेचैन, नासमझा, खाने पीने वाले, सावधान। यह पैराग्राफ पढ़ते समय, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते समय वह ना समझ, कन्नड़ में ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲದವ, बुद्धिಯನ್ನು उपयोग ಮಾಡದವ, जो अर्थ आता है ना, वह ही है न समझ व्यक्ति या लोगों को सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर कौन सा है? न समझ वह ठीक बैठता है। अभी तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न वह है कि ठीक चुनाव ना करने वाले व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? यही एक भाग मैंने जोर देकर पढ़ी है। देख लीजिए, जो व्यक्ति अपने खाने पीने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने और मित्रों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम का चुनाव करते समय सावधानी नहीं बरतता है, सावधानी नहीं बरतता है, उसकी दशा उस पेटू जैसी हो जाती है, पेटू जैसी हो जाती है। तो यहाँ इन 4 शब्दों में वह शब्द मिलता है क्या आपको?
बिल्कुल मिलता है। कितना कहिए? तीसरा, वह ही पेटू। अर्थात तीसरे प्रश्न का उत्तर ग, वह पेटू है। ग पेटू है। देख लिए ये तीन विचारों को इतनी आसान से आप समझ सकते हैं। आपको यही 3 अंक भी मिला है। और चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न देखेंगे, सफलता किस व्यक्ति के कदम चूमती है? सफलता किस व्यक्ति के कदम चूमती है? यही 4 उत्तर दिया है। असावधानी बरतने वाले, समाधान न करने वाले, समाधान न करने वाले और व्यवधान करने वाले, सावधानी बरतने वाले, सावधानी बरतने वाले। तो कौन सा इन सफलता किस व्यक्ति के कदम चूमती है? यहाँ अभी अभी मैंने वाक्य पढ़ा है। देख लिए, मनोरंजन के कार्यक्रम का चुनाव करते समय सावधान नहीं बरतता, उसकी दशा उस पेटू जैसी हो जाती है। तो आपको यही सावधानी बरतने वाले शब्द ठीक बैठते हैं। सफलता किस व्यक्ति के कदम चूमती है? वह सावधानी बरतने वाले व्यक्ति की। सावधानी बरतते नहीं तो असफलता होती है। तो आपको ठीक तरह से हम कह सकते हैं घ, सावधानी बरतने वाले व्यक्ति, यह ठीक बैठता है। चौथा भाग। और पांचवा है, यही स्वच्छ शब्द दिया गया है। वह स्वच्छ आपके यही पाठ में आने वाला शब्द है। उसका व्याकरण के संबंध में वर्ण विचारों के बारे में बताते हुए उनका वर्णों का विभाग किस तरह किया जाता है, या उन वर्णों का विच्छेद विभाग कैसा किया जाता है। स्वच्छ तो बिल्कुल स और अ, वो अ स थ य बिल्कुल गलत होता है। एक ही देख लीजिए, यहाँ बिल्कुल गलत कहने के लिए कारण क्या है? स्वा करते समय स के साथ आ होना चाहिए, सा के साथ आ होना चाहिए। स और आ सा होता है, परंतु स के साथ अ हुआ है, वह सा होता है, स्वा नहीं होता, इसलिए वह बिल्कुल गलत है। और दूसरा देख लीजिए, स प्लस व प्लस आ होना चाहिए इसका वर्णन, या वर्ण विच्छेद, वर्णन नहीं वर्ण विच्छेद। स्वा का वर्ण विच्छेद कैसा होना चाहिए? स प्लस व प्लस आ, ये 3 अक्षर है तो वह स्वा होता है। तो यहाँ यह दूसरा खा विभाग में ये तो ठीक बैठता है, ठीक बैठता है स्वा। और स ठीक है, थ थ है, य है, और अ है। क्या है? स व आ स्वा हुआ, और स स थ आधा तिरछे का देने पर वह आधा हुआ है, और य और अ मिलकर या हुआ है। अतः दूसरा भाग ठीक बैठता है। अतः दूसरा भाग ख भाग ठीक बैठता है। यदि आपको यह क्यों नहीं हो सकता है, यह क्यों नहीं हो सकता है, तो पहला ये स्वा तो ठीक है, परंतु स के साथ अ मिला है, परंतु स के साथ अ मिलने से सा हुआ। परंतु यहाँ हमें आधा
स होना चाहिए, परंतु सा नहीं होना चाहिए, अर्थात यही गलती हुई है। और यही फर्स्ट वर्ण में गलती हुई है। और अंत में यहाँ भी वह गलती कहाँ मिलती है, देख लीजिए, ये थ के साथ अ आया है, यह भी यहाँ आ नहीं आना चाहिए, यहाँ भी आ नहीं आना चाहिए, परंतु आ आया है, इसलिए यह भी गलत है। अर्थात ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीन गलत है, वह ठीक हो जाता है। और नेक्स्ट आपको छठवां भाग है चौपट का समानार्थी शब्द। चौपट मैंने विवरण देते समय बता दिया है। कौन सा, यहाँ वो वाक्य पढ़ देता हूं मैं। खाए जाता है और अपना स्वास्थ्य चौपट कर बैठता है। चौप कर बैठता है कहते समय मैंने कह दिया है, चौपट कर देना वह क्या हो जाता है, नाश करना या बर्बाद करना, बर्बाद करना। तो बिल्कुल इसी के बारे में समय अधिक नहीं ले लूंगा। तो चार कोने वाला चौपट गलत बिल्कुल है, और आबाद भी गलत है, बर्बाद ठीक बैठता है, पिचकना भी गलत है। ये चारों में से बिल्कुल सही शब्द है बर्बाद। और इस परिच्छेद का या इस भाग का अंतिम प्रश्न है, प्रत्येक का संधि विच्छेद छांटिए। संधि विच्छेद, संधि करना, संधि विच्छेद करते कैसे हैं, अर्थ दो प्रमुख विषयों को एक साथ करना उसे संधि कहते हैं। संधि कन्नड़ में भी है, संधि ಮಾಡ್ತಾರೆ अर्थात ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, अर्थात दोनों के बीचों बीच कोई तो झगड़ा वगड़ा हो सकता है, कोई एक बैठता है और दोनों को ये करवाता है, संधि करवाता कहते हैं। उसी तरह हिंदी व्याकरण भाग में दो वर्णों को मिलाना, दो शब्दों को मिलाकर और एक नया शब्द बनाना, वह ही संधि करना है। देख लीजिए, यही तो सातवां भाग है, वह क्या है, देखिए, प्रत्येक शब्द को प्रत्येक वह बिल्कुल गलत है, प्रति ऐक बिल्कुल गलत है। प्रति तो ठीक है, प्रति तो ठीक है, परंतु ऐक नहीं हो सकता है। और तीसरा प्र और एक, प्रत्येक होता है, ये भी गलत होता है। प्रत्येक में उनमें तो प्र के साथ गलत की है, यही प्रति ऐक, ऐक गलत है, परंतु प्रायेक प्रयेक होता है, परंतु अंतिम तो ठीक है, प्रति एक प्रत्येक, प्रति एक प्रत्येक। तो इस प्रत्येक संधि विच्छेद किस तरह कर सकते हैं, प्रति प्लस एक प्रत्येक कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह भाग फर्स्ट वन पूर्ण हुआ है। अभी दूसरा और एक परिच्छेद को हम पढ़ेंगे। मैं तो यहाँ अधिक समय यापन करने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको फर्स्ट परिच्छेद और उनके प्रश्नों के विवरण देखते समय समझ में आया है, तो कुछ मैं तो जल्दी करूंगा। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है प्रयोजन व्यक्ति को व्यवहारिक बनाना होता है, न कि शिक्षित होने के नाम पर अहम और गर्व का हाथी उसके मन मस्तिष्क पर बांध देना। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जो शिक्षा नीति और पद्धति चली आ रही है, वह लगभग 150 साल पुरानी है। इसने एक उत्पादक मशीन का काम किया है, इस बात पर एकदम ध्यान नहीं दिया है कि इस देश की अपनी आवश्यकताएं और सीमाएं क्या हैं। इस देश के निवासियों को किस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता है। बस सुशिक्षितों सुशिक्षितों साक्षरों की एक लंबी पंक्ति इस देश में खड़ी कर दी है,
जिस सॉरी जो किसी दफ्तर में क्लर्क बनने का सपना देख सकते हैं। आजकल जो शिक्षण से वास्तविक परिस्थिति क्या हो रही है, इसका सचिव चित्रण यहाँ दिया गया है। इसका पूरी जानकारी दे दी है। क्या शिक्षण पद्धति से हमें पूर्ण रूप से लाभ उठा सकता है या केवल एक सामान्य अंतिम वाक्य दिया है जो किसी दफ्तर में क्लर्क बनने का सपना देख सकते हैं। ये शब्द से ही आपको पूर्ण अनुभव होता है। तो क्लर्क बनना चाहिए तो वह स्थान तो वह निम्न का नहीं है, परंतु इतना बड़ा एक ओहदा या उद्योग नहीं है। तो बड़ा बड़ा उद्योग प्राप्त होना चाहिए तो आज की जो शैक्षणिक स्थिति है या शिक्षा पद्धति है वह योग्य नहीं कहने के लिए यह परिच्छेद दिया है। शिक्षा नीति और पद्धति के बारे में टीका टिप्पणी हुई है। और आजकल की जो शिक्षा पद्धति है कम से कम 150 साल पुरानी की जैसी दिखाई पड़ती है, कहकर लेखक ने या परिच्छेद ने विमर्शक ने दे दी है। देखेंगे इसी के संबंध में रहने वाले प्रश्न कौन से हैं देखेंगे। इसके संबंधित प्रश्न कौन से हैं देखेंगे। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चुनिए। इसी तरह भाग आपको परीक्षा में भी आएगा। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक चुनिए। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक चुनिए। गद्यांश के लिए देश, देश कहने से देश की संबंधित है, परंतु उससे भी और शिक्षा की सीमा, सीमा लिमिटेशन, वह भी इतना ठीक नहीं बैठता है। और शिक्षा का उद्देश्य वह ठीक बैठता है, क्योंकि वही शिक्षा का उद्देश्य सफल नहीं हो रहा है, उस पर वही जोर दिया गया है, इसलिए वह तो ठीक बैठता है। शिक्षा का राज, राज एडमिनिस्ट्रेशन, वह भी नहीं ठीक बैठता है। तो इन चारों में से शिक्षा का उद्देश्य योग्य लगता है तो आप यह भाग चुन सकते हैं। और दूसरा है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्लर्क बनना, नौकरी दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना, व्यवहारिक बनाना। एक मिनट आप चिंतन कर लीजिए। क्लर्क बनाना अर्थात आप जो पढ़ते हैं ना, सभी क्लर्क बनना चाहते हैं? नहीं, तो क्लर्क बनना तो कोई कुछ लोगों का हो सकता है, परंतु वह तो बिल्कुल गलत है। और दूसरा नौकरी दिलाना, नौकरी प्राप्त करना हो सकता है, परंतु दिलाने के लिए शिक्षा का उद्देश्य ही नहीं हो सकता है, तो वह भी इतना योग्य नहीं लगता है। और तीसरा है कि स्वतंत्रता दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना वह ठीक बैठता है? नहीं, ना पढ़ने वाले भी लोगों को स्वतंत्र मिला है ना, स्वतंत्र रूप से वे व्यवहार करते हैं, तो वह शब्द भी वही ठीक बैठता नहीं है। परंतु चारों में से अंतिम तो योग्य लगता है मुझे, तो व्यवहारिक बनाना, व्यवहारिक बनाना है, तो वह ठीक बैठता है। और पांचवा प्रश्न दूसरा हुआ है, अभी तीसरा प्रश्न है, बहुत छोटा छोटा है, बहुत आसान है कि हमारी देश की शिक्षा नीति कितनी पुरानी है। मैंने अभी अभी बता दिया है, 100 साल, 150 साल, 1.5 साल और 50 साल,
तो बिल्कुल मैंने जोर देकर कह दिया था, वह 150 साल पुरानी है। 150 साल अर्थात 100 साल 100 ವರ್ಷ, 150 ಸಾಲ ಅರ್ಥಾತ್ 150 ವರ್ಷ, 1.5 ಸಾಲ ಅಂತ ಅರ್ಥಾತ್ 1.5 ವರ್ಷ, 50 ಸಾಲ 50 ವರ್ಷ. ये 50 50 1.5 साल और 1.5 150 साल 1.5 year ago, 100 साल 1 year ago, अर्थात 150 साल पुरानी है हमारी शिक्षा नीति. तो यह ठीक बैठता है खा विभाग. नेक्स्ट फोर्थ वन, वर्तमान शिक्षा पद्धति के रहते व्यक्ति क्या सपना देख सकता है. वर्तमान वर्तमान शिक्षा पद्धति के रहते व्यक्ति क्या सपना देख सकता है. यहाँ तो पढ़ाते समय पैराग्राफ मैंने यहाँ क्लर्क बनाने का शब्द बता दिया था. बिल्कुल यही है क्लर्क बनने का. हमारे परिच्छेद के अंतिम वाक्य में यही दिया गया है. अंतिम वाक्य दिया ऐसा है कि उसने बस साक्षरों की एक लंबी पंक्ति इस देश में खड़ी कर दी है जो किसी दफ्तर में क्लर्क बनने का सपना देख सकते हैं. तो यहाँ दिया है ना घ विभाग क्लर्क बनने का. और 5वां है अहम का अर्थ है. अहम का अर्थ कौन सा है? अहम का अर्थ कौन सा है? मैंने उस अवसर पर कहा है अहंकार. अहंकार अहम का अर्थ है. और 6वां है साक्षर का विलोम चुनिए. साक्षर के लिए विलोम शब्द कौन सा है? शिक्षित नहीं, साक्षर के इसी ओर आता है. साकार आकार सहित यह भी नहीं बैठता है. निराक्षर साक्षर निराक्षर वह तो ठीक बैठता है. अशिक्षित ये नजदीक का उत्तर होगा परंतु वह निराक्षर इतना ठीक नहीं बैठता, इसलिए साक्षर के लिए निराक्षर वह योग्य बैठता है. और पद्धति किस प्रकार का शब्द है? जातिवाचक संज्ञा है, गुणवाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है. वह बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है. वह भाववाचक संज्ञा है. इसी के साथ यह भाग समाप्त होता है. यह दूसरा पार्ट अर्थात मैंने अभी तक 2 भाग को दे दिया है और भागों का प्रश्न भी पूर्ण हुआ है. अभी हम और एक परिच्छेद की ओर जाएंगे. इसको भी मैं अधिक समय नहीं ले लूंगा, सिर्फ 5 या 7 मिनट में मैं वह पूर्ण कर दूंगा. यह भाग तो मैं पढ़ते जाऊंगा, देख लीजिए. आप वही स्क्रीन में है वह देखते जाइए. मैं यहाँ पुस्तक है, पुस्तक को पढ़ते जाऊंगा. डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे. वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना पाले हुए हैं. उनका मानना है कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए. हमें सपने देखने चाहिए. सपनों को विचारों में बदलना चाहिए. विचारों को कार्यवाही के माध्यम से हकीकत में बदलना चाहिए. डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है. उन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है. भारत को उन पर गर्व है. इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने तथा इतना मान सम्मान मिलने के बावजूद
आज तक डॉक्टर कलाम को अहंकार छू तक नहीं पाया है। वे सहज प्रवृत्ति के एक भावुक व्यक्ति हैं। उन्हें कविताएं लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना बेहद पसंद है। वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। कलाम साह कलाम साहब का व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। उनका जीवन तपस्या से भरा है। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय दिए गए भाषण में संत कबीरदास जी के इस दोहे का उल्लेख किया था। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। परिच्छेद पढ़ते समय बहुशः आपको अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व और जीवन का परिचय आपको मिला है। मैं प्रश्नों की ओर बढ़ता हूं क्योंकि और इसी को दोहराते चलना उचित नहीं लगता है। प्रश्न पढ़ते समय आपको जो उत्तर चाहिए मैं वह उत्तर भी वही देता जाऊंगा। कि देख लीजिए, प्रथम प्रश्न यह है कि उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा है? क्या बनने का सपना देखा है? एक है अल्प विकसित देश, दूसरा है विकसित देश, तीसरा निर्मित देश और चौथा विकासशील देश। अल्प विकसित देश, विकसित देश, निर्मित देश, विकासशील देश। इनमें फर्स्ट गलत है, दूसरा तो ठीक बैठता है। विकसित देश व विकसित देश बनाने का सपना देख रहा था। और दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं? डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं? असहज, दयालु, भावुक, क्रूर। असहज, दयालु, भावुक और क्रूर। कौन सा ठीक बैठता है? भावुक। भावुक ठीक है। और अब तक कितने वैज्ञानिकों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? अब तक मैंने अभी अभी बता दिया है कि कितने वैज्ञानिकों को भारत रत्न मिला है। 4, 5, 2, 3। 3 व्यक्तियों को या 3 वैज्ञानिकों को भारत रत्न सम्मान या पुरस्कार मिला है। तो ये अंतिम 3 शब्द या 3 भाग ठीक बैठता है। और चौथा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, भारत भूषण। तो कौन सा है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, भारत भूषण। ये भारत रत्न ऊपर के परिच्छेद में मैंने कहा है वह भारत रत्न वह ठीक बैठता है। और नेक्स्ट संधि के संबंध में एक शब्द दिया है, सम्मान का उचित संधि विच्छेद है। समान बिल्कुल गलत है। सम्मान, सममान, सम प्लस मान, इन चारों में से ये देख लिए, सम्मान यह मां आधा है या आधा मान और एक तरह लिख सकते हैं, मां के नीचे तिरछी रेखा देने के। सम प्लस मान सम्मान हुआ है। सम प्लस मान सम्मान हुआ है, अर्थात सम्मान का संधि विच्छेद सम्मान है। और छठवा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। किसका
दोहा है। वह तो बिल्कुल मैंने कहा है, अंतिम भाग पर दिया है कविता में, रहीम तुलसी बिहारी कबीर। इनमें से कबीर के हैं, लास्ट वन दिया है, परिच्छेद के अंतिम भाग में दिया गया है। तो बिल्कुल ठीक है, कबीर। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक चुनिए। मेरा सपना हमारा देश, डॉक्टर कलाम, सर्वोच्च सम्मान। इन चारों में से योग्य उचित शीर्षक हेडिंग कौन सा लगता है? मुझे योग्य हमारा देश, हमारा देश वह योग्य लगता है, क्योंकि हमारे देश के लिए जो विषय को लेकर यहाँ उल्लेख किया गया है, साथ ही साथ यह उसके लिए उचित बैठता है। साथ ही साथ मैं आज यह पाठ समाप्त करूंगा, क्योंकि आज मुझे 4 तो करना था, परंतु और एक भाग आज नहीं कर सकता है, परंतु 3 भाग मैंने किया है। परंतु अच्छी तरह से आपको यह विचार समझ में आया, मैं ये समझता हूँ। और अगले भाग में हम देखेंगे, यही तो हम समाप्त कर देते हैं।